नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल भारतीय समाज। आज हम बात करेंगे समाजशास्त्र का उद्भव एवं विकास और समाजशास्त्र के उद्भव और विकास में जिन समाजशास्त्रियों ने अपना योगदान दिया है उनके बारे में भी बात करेंगे। पहले बात कर लेते हैं समाजशास्त्र का उद्भव। एक अलग विज्ञान के रूप में समाजशास्त्र का इतिहास बस 150 वर्ष का ही है, यानी समाजशास्त्र एक अलग पृथक विज्ञान के रूप में अभी ज़्यादा पुराना नहीं है। तो जब हम समाजशास्त्र के उद्भव एवं विकास पर विचार करते हैं तो 3 विश्लेषण पद्धतियाँ हमारे सामने आती हैं। प्रथम है विश्लेषण यानी पद्धति मानव चिंतन की निरंतरता पर जोर देती है, यानी जो मानव है उनकी निरंतरता मतलब शुरुआत से लेकर शुरू में कैसा मानव का समाज था इस पर ध्यान देती है। तो इसमें समाजशास्त्र के उद्भव एवं विकास को प्राचीन युग के सामाजिक चिंतन के साथ जोड़ने का प्रयत्न किया गया है और इसमें भी इसके अनुसार प्राचीन काल में जो ग्रीस, रोमन, भारत, चीन और अरब में समाजशास्त्र का उदय हुआ था इस पर चिंतन किया जाता है। और द्वितीय विश्लेषण पद्धति सिद्धांतों तथा तथ्यों के विवेचन पर जोर देता है, यानी इस पद्धति के प्रतिपादक जो समाजशास्त्री मर्टन का कहना है कि समाजशास्त्र के सिद्धांत पर विचार करते समय उसके इतिहास के अध्ययन पर जोर नहीं देकर सिद्धांतों एवं तथ्यों के विश्लेषण पर जोर देना चाहिए। यानी कि यही नहीं कि पुराने में क्या था, वहाँ के जो तथ्य मिलते हैं समाज द्वारा उन पे भी चिंतन किया जाना चाहिए। तृतीय विश्लेषण पद्धति से संबंधित विद्वानों का कहना है कि तत्कालीन यूरोप के सामाजिक एवं आर्थिक परिप्रेक्ष्य में समाजशास्त्र के उदय का तथा विकास पर विचार किया जाना चाहिए। यानी तृतीय विश्लेषण में जो समाजशास्त्री आते हैं वो तत्कालीन यूरोप में जो बदलाव आए थे उन्हीं के कारण समाजशास्त्र का उद्भव हुआ था, तो उसी पर आधारित विश्लेषण पर ध्यान देना चाहिए, ये कहना है तृतीय विश्लेषण पद्धतियों वालों का। अब देखिए जानते हैं समाजशास्त्र के उद्भव की पृष्ठभूमि। 18वीं शताब्दी के यूरोप की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक एवं बौद्धिक परिस्थितियों ने समाजशास्त्र के उद्भव और विकास में विशेष योगदान दिया, जिसके फलस्वरूप इसे समाज में बदलाव आया, समाज की नई संरचना विकसित हुई। इस संरचना की कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं, जैसे राजतंत्र के स्थापन पर लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था का विकास हुआ, भूमि तथा कृषि पर आधारित अर्थव्यवस्था की जगह औद्योगिक व्यवस्था का उदय हुआ, गांव से लोग या तो अन्य देशों की ओर या अपने ही देश में नगरों की ओर जाने लगे, परंपरागत सामुदायिक संबंधों एवं दबाव वाली सामूहिकता के स्थान पर व्यक्तिवाद विचार का विकास हुआ। नए समाज का प्रारंभिक रूप। देखिए इस नवीन समाज विज्ञान के संबंध में सेंट साइमन ने कुछ बातें अपने ध्यान में रखते हुए बोली, जैसे वैज्ञानिक अन्वेषणों, औद्योगिक क्रांति एवं राजनीतिक उथल पुथल के फलस्वरूप सामाजिक संरचना काफ़ी कुछ बदल चुका था। यानी जो पहले था जब ये सब हुए, औद्योगिक क्रांति हुई है और कुछ युद्ध वगैरह भी हुए थे, तो ये पहले तो समाजशास्त्र का जन्म एक तरह से यूरोप में हुआ और यही सब इनके कारण भी हैं। तो इन राजनीतिक उथल पुथलता के फलस्वरूप ही इसका जन्म हुआ। अतः परिवर्तन सामाजिक संरचना के विश्लेषण के लिए ही इस विज्ञान की आवश्यकता पड़ी, ये कहना है सेंट साइमन का। इस नवीन विज्ञान में प्राकृतिक विज्ञानों की प्रयुक्त होने वाली पद्धतियों को काम में लिया जाने लगा। यानी इसमें जैसे कि प्राकृतिक विज्ञान के प्रति जो शोध सर्वेक्षण किए जाते थे उसी प्रकार इस समाज के भी शोध किए जाते थे। प्रारंभ में जो जितने भी समाजशास्त्री थे वे वैज्ञानिक रूप को ही अपनाते थे। अब तो मानवशास्त्री मतलब मानव समाज के ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है, लेकिन उस समय जैसे प्राकृतिक विज्ञान का शोध किया जाता था उसी प्रकार सामाजिक विज्ञान का भी शोध किया जाता था। आज की बदलती हुई परिस्थितियों में आस्था, कल्पना एवं तर्क पर आधारित धार्मिक एवं दार्शनिक विवेचना का कोई महत्व नहीं रह गया है। इसीलिए भी समाजशास्त्र का जरूरी है, क्योंकि देखिए समाजशास्त्र, अब जैसे भारतीय समाजशास्त्रियों का ले लीजिए, यहाँ पे धार्मिक और जो आस्था है जब इन समाजों में खोज की जाती है तो वो कई प्रकार से सटीक पाई जाती है, समाज के लिए बहुत ही उत्तम पाया जाता है। तो इसलिए समाज का विज्ञान द्वारा शोध किया जाना बहुत ही ज़रूरी है। इन्हीं सब तर्कों के कारण मतलब कि मुक्त रूप देने हेतु सेंट साइमन ने अगस्ट कॉम्पटेन के साथ मिलकर सामाजिक जीवन अध्ययन करने हेतु एक नए विज्ञान यानी सामाजिक भौतिकी को विकसित किया, जो आगे चल के समाजशास्त्र के नाम से जाना गया। अब हम जानेंगे समाजशास्त्र का विकास किस तरह से धीरे धीरे हुआ। समाजशास्त्र के विकास की प्रथम अवस्था। साधारणतः यह माना जाता है कि समाजशास्त्र के विकास की प्रारंभिक अवस्था यूरोप से शुरू हुई, परंतु कुछ भारतीय विचारकों की मान्यता है कि समाज जीवन से संबंधित अनेक महत्वपूर्ण बातें वेदों, उपनिषदों, पुराणों, महाकाव्य एवं स्मृति आदि से मिलती है। यहाँ प्राचीन वर्ण आश्रम व्यवस्था इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि भारतीय चिंतकों ने समाज और जीवन के एक व्यापक व्यवस्था का विकास पाश्चात्य विद्वानों मतलब पहले ही कर लिया था।
विद्वानों की इस दिशा में चिंतन के बहुत पहले ही कर लिए गए थे, लेकिन यह हमें इतना अवश्य ध्यान में रखना होगा कि भारतीय विद्वानों के मतलब जो सामाजिक संबंधित विचार और धर्म थे और राजनीतिक एवं अर्थ थे, ये काफ़ी प्रभावित थे। पश्चिमी समाजों में समाज संबंधित अध्ययनों का प्रारंभ यूनानी विचारकों से हुआ, जैसे प्लेटो, अरस्तु, रिपिलियन, इथिक्स एंड पॉलिटिक्स, ये सब विचारक थे जो दार्शनिक भी थे। और ये भी अपने मतलब ये बहुत ही पुराने हैं। ये रीति रिवाज, परिवार, इन पे परंपराओं, स्त्रियों की स्थिति, इन सभी पर इन्होंने शोध किया और उन पे लिखे थे। इन्होंने कई पुस्तकें भी लिखी हैं। भारतीय विचारकों के इतिहास में जैसे मनु एवं कौटिल्य यानी चाणक्य का योगदान काफ़ी रहा है। मनु ने अपनी रचना स्मृति में भारतीय समाज व्यवस्था का और कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में सामाजिक आर्थिक व्यवस्था का विवेचन प्रस्तुत किया है। देखिए, इन सब पे मनु और कौटिल्य के इन सभी पे भारतीय समाजशास्त्रियों ने इनके पुस्तकों पर शोध कर बहुत ही मतलब उनको सहायता मिली थी भारतीय समाज को समझने में, और उनके अध्ययन पद्धति में काफ़ी सहायता और आवश्यकता हुई। उन्होंने कौटिल्य जैसे इन मनु की स्मृति वगैरह के शोध किए और उन पर आधारित पुस्तकें भी लिखी हैं। समाजशास्त्र की द्वितीय अवस्था, देखिए जब समाजशास्त्र का जो द्वितीय विकास जब हुआ, वो हुआ था 1227 से लेकर 1274 के बीच ही आप मान सकते हैं, और ये 1265 से लेकर 1321 के बीच का माना जाता है। ये 6वीं शताब्दी से 14वीं शताब्दी तक का काल है। समाजशास्त्र के विकास की ये द्वितीय अवस्था मानी जाती है। समाजशास्त्र के विकास की तृतीय अवस्था, इस अवस्था का प्रारंभ 15वीं शताब्दी से माना गया है। इस काल में सामाजिक घटनाओं के अध्ययन में वैज्ञानिक विधि का प्रयोग प्रारंभ हुआ। इस समय समाज जीवन के विभिन्न पक्षों, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक आदि का स्वतंत्र रूप से अध्ययन किया जाने लगा। परिणाम स्वरूप विशिष्ट सामाजिक विज्ञान जैसे अर्थशास्त्र, मनोविज्ञान, राजनीति शास्त्र, इतिहास आदि का विकास भी इसी काल में हुआ। समाजशास्त्र के विकास की चतुर्थ अवस्था, देखिए समाजशास्त्र के विकास की इस चतुर्थ अवस्था का प्रारंभ अगस्त कॉम्पटन के यानी 1798 से 1857 के समय से माना जाता है। यही समाजशास्त्र के वैज्ञानिक विकास की वास्तविक अवस्था है। ये फ्रांसीसी विद्वान अगस्त कॉम्पटन के गुरु सेंट साइमन का भी कह सकते हैं, उन्होंने ही प्रारंभ किया था समाजशास्त्र का शोध। देखिए, भारत में अब भारतीयों में भी मतलब भारत में भी समाजशास्त्र का विकास कैसे हुआ ये भी जान लेते हैं। देखिए, भारत में जो समाजशास्त्र के विकास को भी 3 युगों में बांटा गया है। पहला है प्राचीन भारत, मतलब प्राचीन भारत में समाजशास्त्र के विकास को वेदों, उपनिषदों, रामायण, महाभारत, गीता, स्मृति आदि में मतलब सामाजिक चिंतन का जो व्यवस्थित रूप देखने को मिला था समाजशास्त्रियों को, वो इसमें वर्णन करते हैं। भारत में समाजशास्त्र का औपचारिक प्रतिस्थापन युग, भारत में समाजशास्त्र एक नवीन विज्ञान है। यद्यपि 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में यूरोप में समाजशास्त्र का एक व्यवस्थित विषय के रूप में विकास प्रारंभ करके पढ़ाना शुरू कर दिए, उसी समय भारत में भी 20वीं शताब्दी में इसका प्रारंभ हो गया था। यानी सन 1914 से सन 1947 तक का काल जो भारत में समाजशास्त्र के औपचारिक प्रतिस्थापन का युग कहा जा सकता है। यह सर्वप्रथम 1914 में बम्बई विश्वविद्यालय में स्नातक स्तर पर समाजशास्त्र का अध्ययन कार्य प्रारंभ हुआ। तीसरा है स्वतंत्र भारत में समाजशास्त्र का व्यापक प्रसार युग। ये सन 1947 में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से यह युग प्रारंभ होता है। इस युग में समाजशास्त्र को देश के विभिन्न विद्यालयों में एक व्यवस्थित स्वतंत्र विषय के रूप में मान्यता प्राप्त हुई और अध्ययन और अध्यापन यानी पढ़ाया जाने लगा। भारत में समाजशास्त्र के विकास की प्रवृत्तियाँ, देखिए भारत में समाजशास्त्र के विकास की 3 प्रवृत्तियाँ पाई जाती हैं। पहला है पाश्चात्य समाजशास्त्रीय परंपरा से प्रभावित, यानी इसमें पाश्चात्य समाजशास्त्रियों द्वारा जो सिद्धांत दिए गए हैं उनमें उससे आधारित है। इस विचारधारा के मानने वालों विद्वानों का कहना है कि भारत में पश्चिमी समाजशास्त्रीय सिद्धांतों एवं अध्ययन पद्धतियों को काम में लेते हुए ही समाजशास्त्र का विकास किया जा सकता है। और द्वितीय परंपरागत भारतीय चिंतन से प्रभावित है, यानी दूसरे में परंपरागत भारतीय चिंतन से प्रभावित है। इसमें क्या है कि भारत में जो समाजशास्त्र के विकास की द्वितीय प्रवृत्ति के समर्थकों के अनुसार भारतीय समाजशास्त्रीय चिंतन की धारा का आधार पाश्चात्य समाजशास्त्रीय सिद्धांत नहीं होकर भारतीय परंपरा सिद्धांत होने चाहिए। इससे क्या होगा कि भारत की समाज व्यवस्था को ठीक से समझने और यहाँ समाजशास्त्र के एक विज्ञान के रूप में विकास में न केवल परंपरागत भारतीय सिद्धांतों का बल्कि जहाँ आवश्यक और लाभदायक हो पाश्चात्य समाजशास्त्रीय सिद्धांतों एवं अवधारणाओं को भी उसमें सहायता लेकर उसे अध्ययन किया जाना चाहिए। तृतीय है पाश्चात्य एवं भारतीय समाजशास्त्रीय परंपराओं के समन्वय चिंतन से प्रभावित, यानी तीसरे में पूरा भारतीय समाजशास्त्रियों द्वारा जो पुराने जो स्मृति काल मनु द्वारा दिया गया है और चाणक्य द्वारा दिया गया उनको भी अध्ययन करते हुए और पाश्चात्य देशों द्वारा जो अगस्त कॉम्पटन, मैक्स वेबर, दुर्कीम इन सभी के द्वारा जो सिद्धांत दिए हैं उन सभी को
मिलाकर जो अध्ययन पद्धति तैयार किया जाना चाहिए वो तीसरे में है। इस पाश्चात्य एवं भारतीय परंपराओं मतलब संविनय चिंतन से प्रभावित में सबसे ज़्यादा प्रचलित हैं डॉक्टर राधा कमल मुखर्जी जी। ये भारतीय समाज बताते हैं कि समाजशास्त्रीय विचारकों को भली भांति समझने के लिए ऐतिहासिक दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिए, यानी कि पुराना भी होना चाहिए और नए सिद्धांतों पर भी आधारित होना चाहिए। और समाजशास्त्री डॉक्टर DP मुखर्जी ने भारत में समाजशास्त्र के विकास में काफ़ी योगदान दिया है। इनका तो दृढ़ विश्वास है कि भारतीय समाज का अपना स्वयं का कोई चिंतन है, स्वयं की कुछ मान्यता है जिनका अध्ययन किया जाना चाहिए। इन्होंने भारतीय समाज को समझने के लिए भारतीय परंपरा के अध्ययन आवश्यक मानते हैं, मतलब कि बहुत ही ज़रूरी मानते हैं भारतीय समाज को समझने के लिए अध्ययन पद्धतियों को। इन्होंने यहाँ तक कहा कि इन परंपरा का अध्ययन भारतीय समाजशास्त्रियों के लिए प्रमुख कर्तव्य होना चाहिए। इनकी मान्यता है कि भारत में अनुसंधान कार्य केवल पश्चिम से आयातित सिद्धांतों की अवधारणाओं एवं अध्ययन पद्धतियों के आधार पर नहीं किया जाना चाहिए। ये यहाँ तक कहते हैं कि अनुसंधान के लिए भारतीय परंपराओं, प्रथाओं, संस्कारों, जनरीतियों आदि को ठीक से समझा जाना चाहिए। ये भारतीय संस्कृति पर समय समय पर अन्य संस्कृतियों का और विशेषतः पश्चिमी संस्कृतियों का प्रभाव भी पड़ा और इसके परिणाम स्वरूप संस्कृतिकरण एवं सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया भी प्रारंभ हुई। संस्कृति के इस समन्वय को समझने के लिए ऐतिहासिक पद्धति का सहारा लिया जाना चाहिए। यानी कुल मिला के मतलब मुखर्जी जी का कहना है कि देखिए यहाँ पे अन्य देशों के भी लोग आए, यहाँ पे की परंपराओं को भी काफ़ी गहत आघात भी पड़े, लेकिन पुराने से नए में समझने के लिए हमें ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को समझना ज़रूरी है। इसीलिए सिर्फ पाश्चात्य देशों पर आधारित सिद्धांतों पे ही न रहकर हमें नए सिद्धांतों जो भारत की संस्कृति, सभ्यता इन सबको समझ सके उन सिद्धांतों का भी अन्वेषण करना चाहिए या अनुसंधान करना चाहिए या नए शोधों पर आधारित भारतीय सभ्यता को समझना चाहिए, ये कहना है। और डॉक्टर घुरिये भी इस मान्यता को भी मानते हैं कि सिर्फ पश्चिमी सिद्धांतों के अनुसंधानों पर ही रहकर भारतीय समाज को और संस्कृति को नहीं समझा जा सकता। इस तरह से पश्चिमी देश और भारतीय समाज में समाजशास्त्र का विकास हुआ। अब अगली बार हम ये समझेंगे या मैं दूसरे चैप्टर में ये बताऊंगी कि अगस्ट कॉम्पटेन और इनके मिमाइल दुर्की इनसे संबंधित कुछ बातों पर हम चर्चा करेंगे, इनके सिद्धांतों पर। तब तक के लिए अब आज के लिए बस इतना ही। नमस्ते।